नमस्कार। हमारे ज्योतिष के YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान गंगा पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु के गोचर पर। राहु जो 30 अक्टूबर को अपनी राशि बदलने जा रहे हैं और आज हम सभी 12 राशियों पर प्रकाश डालेंगे कि किस राशि को क्या लाभ मिलने वाला है। इन सभी को देखने के लिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें और अंत में हम आपको उपाय भी बताएंगे। चर्चा शुरू करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी अवश्य दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं राहु के गोचर पर। राहु और केतु दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर अपोजिट रहते हैं और दोनों वक्र गति में चलते हैं। बाकी सभी ग्रह सीधे चलते हैं, जैसे पहले एक राशि, फिर दूसरी राशि, फिर तीसरी राशि। लेकिन राहु और केतु हमेशा उल्टे चलते हैं। यह दूसरी राशि, फिर पहली राशि, फिर 12वीं राशि। तो 12वीं राशि राहु के लिए प्रथम स्थान है, यानी 12 से 1 नंबर तक जाता है ये। और दोनों राहु और केतु एक ही समय पर राशि परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं। राहु एक राशि में 1.5 वर्ष के आसपास रहते हैं। 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और 18 मई 2025 तक मीन राशि में गोचर करेंगे, यानी लगभग 456 दिन। महत्वपूर्ण गोचर है राहु और केतु का। और 3 गोचर या 3 ग्रहों के गोचर बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं सभी प्रकार की गतिविधियों को देखने के लिए। सभी प्रकार के जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं कुंडली के हिसाब से, उन सभी का निर्णय सबसे पहले शनि, फिर बृहस्पति और फिर राहु। इन 3 गोचर के अलावा बाकी ग्रहों का जो गोचर है वो बाद में देखा जाता है। ये तीनों ग्रह निर्णायक रिजल्ट देते हैं। गोचर क्या होता है? जब भी कोई ग्रह राशि बदलता है, जैसा कि पूरा ब्रह्मांड 360 डिग्री का है और 12 राशियों में विभाजित है। 30 डिग्री की एक राशि है, तो सभी ग्रह 0 डिग्री से शुरू होकर 30 डिग्री तक जाते हैं, फिर अगली राशि में प्रवेश कर लेते हैं। लेकिन राहु और केतु हमेशा 30 डिग्री में किसी भी राशि में प्रवेश करते हैं और डिग्रियां घटते घटते जब 0 डिग्री पर आ जाते हैं तो यह अपने से पिछली राशि की 30 डिग्री पर चले जाते हैं। केवल गोचर हमें फल नहीं देता, फल तो हमारी कुंडली देती है। गोचर तो केवल एक पोस्टमैन है। गोचर का यह अर्थ नहीं होता कि गोचर हमें रिजल्ट दे देता है। जैसे गोचर, मान लीजिए राहु का गोचर 9वें भाव से चल रहा है तो हमारा भाग्य उदय हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमारी कुंडली में प्रॉमिस होना चाहिए, हमारी कुंडली में वह योग होना चाहिए जिससे हमें 9वें भाव का भाग्य उदय होगा। फिर हमारी फेवरेबल दशाएं होनी चाहिए। हमारी फेवरेबल दशाएं ही रिजल्ट देती हैं। उसके पश्चात जो हमारा गोचर है वह एक पोस्टमैन है, वह उस फल को डिलीवर करता है। प्रॉमिस होता है हमारे हॉरोस्कोप में, फिर दशाएं आती हैं, फिर गोचर आता है। तो गोचर पोस्टमैन की तरह फल दे देता है। अगर हमारी दशा अच्छी चल रही हो और गोचर भी अच्छा चल रहा हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मान लीजिए हमारी कुंडली में प्रॉमिस अच्छा नहीं है, दशा अच्छी नहीं है और गोचर बहुत अच्छा है, तो एवरेज प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं। दशा भी अच्छी हो, फेवरेबल दशा हो और गोचर भी अच्छा हो तो रिजल्ट बहुत उत्तम प्रकार के मिलते हैं। किसी भी कुंडली का हम विश्लेषण केवल गोचर के आधार पर नहीं कर सकते, उस पर हम केवल एक जनरल एनालिसिस दे सकते हैं। गोचर भी 2 तरह से देखा जाता है। नंबर 1 चंद्रमा से
और दूसरा लग्न से। तो दोनों के अलग अलग रिजल्ट हैं। और राहु के लिए अगर हम लग्न से देखें तो राहु पहले भाव में, तीसरे में, चौथे में, छठे, 10वें और 11वें भाव में अच्छे रिजल्ट देता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अगर आपकी दशा भी पॉजिटिव चल रही है और आपका राहु भी इन पहले, तीसरे, चौथे, छठे, 10वें और 11वें भाव में है तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। और चंद्रमा से राहु तीसरे, छठे और 11वें भाव में अच्छे रिजल्ट देता है। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और लग्न दोनों से राहु की अच्छी पोजीशन है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। राहु एक एम्पलीफायर है, जहाँ बैठता है उस भाव के रिजल्ट्स को या उस भाव के कारकत्व के जो परिणाम है उनको मल्टीप्लाई कर देता है। राहु और केतु हमेशा गुरु और बुध की राशियों में अच्छे रिजल्ट देते हैं। इस बार राहु देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में और केतु बुध की कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं। यदि राहु बुध की राशि में हो तो बहुत ही उत्तम प्रकार के रिजल्ट देता है, और केतु अगर बृहस्पति की राशि में हो तो वह भी बहुत अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम होता है। लेकिन फिर भी नेगेटिव रिजल्ट यह नहीं देगा बृहस्पति की राशि में। आज हम केवल राहु पर चर्चा करेंगे और केतु पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं कि मेष राशि के लिए राहु क्या लेकर आ रहा है। मेष राशि के लिए राहु 12वें भाव में गोचर कर रहा होगा। 12वें भाव जो हमारा एक्सपेंडिचर का भाव है, हमारे खर्चे का भाव है, हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है, बीमारी का भाव है। ऐसी स्थिति में अगर आपकी दशाएं भी अनफेवरेबल हों तो आपके ऊपर खर्चा बढ़ सकता है, आपके एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो सकता है, बीमारी पर खर्चा बढ़ सकता है, हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि दशाएं अगर फेवरेबल नहीं है तो राहु का गोचर 12वें भाव में वैसे भी अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे में यात्राएं करवा सकता है, विदेश यात्राएं करवा सकता है। और अगर आपकी दशाएं फेवरेबल हैं तो विदेश यात्राओं से लाभ हो सकता है, और अगर दशाएं अनफेवरेबल हैं तो विदेश यात्राओं में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। विदेश में जाकर आप किसी समस्या में उलझ सकते हैं, आपकी स्वास्थ्य की समस्या आ सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। तो आपको सलाह दी जाती है कि अपने खर्चे पर थोड़ा नियंत्रण रखें, ध्यान रखें। यदि आप देव स्थान की यात्रा करते हैं, धर्म की तरफ आपका इंक्लिनेशन बढ़ता है, आश्रम या धार्मिक स्थानों पर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए यह अच्छा है। लेकिन राहु व्यक्ति को मत भ्रष्ट करता है, मति भ्रष्ट करता है। यह राहु आपको परगमन यानी पर स्त्री गमन की ओर आकर्षित कर सकता है, क्योंकि द्वादश भाव बेड प्लीजर्स या बिस्तर सुख भी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलवा सकता है। तो आपको निश्चित करना है या आपको निर्णय लेना है कि आपको राहु के जाल में फंसना है या राहु के जाल से बाहर निकलना है। तो आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, क्योंकि राहु मीन राशि में है। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। तो आप अपनी बुद्धि यूज करके, अपना विवेक यूज करके आप राहु के जाल में ना फंसें। यह आपको जाल में फंसाने का पूरा प्रयास करेगा। आइए अब बात कर लेते हैं अगली राशि की, यानी वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए राहु एकादश भाव में गोचर कर रहा है। राहु के लिए एकादश भाव उत्तम स्थान है, और यदि किसी की वृषभ राशि हो और वृषभ लगन भी हो तो उनके लिए स्थिति बहुत उत्तम बनी हुई है। ऐसी स्थिति में आपको हर प्रकार का लाभ मिलेगा, आय के स्रोत में वृद्धि होगी, व्यवसाय में वृद्धि होगी, आपका सोसाइटी में मान सम्मान बढ़ेगा, आपके सोशल इमेज सोसाइटी में बहुत अधिक बढ़ेगी। आप सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से लाभ उठा सकेंगे। अपनी बुद्धि और विवेक का यूज करके राहु आपको
प्रेरित करेगा सोशल नेटवर्किंग में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। एकादश भाव में बैठा राहु संतान सुख भी दे सकता है, संतान उत्पत्ति भी दे सकता है, संतान से शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकते हैं। यदि एकादश भाव में बैठा राहु आपकी कुंडली में बृहस्पति से दृष्ट हो तो निश्चित रूप से उसके रिजल्ट्स में कई गुना वृद्धि हो जाती है। एकादश भाव में बैठे राहु से आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। जो भी पिछले 1.5 वर्ष में आपने पैसा खर्चा है, पैसे का व्यय किया है, उस सारे पैसे की भरपाई या पूर्ति एकादश भाव में बैठा राहु कर देगा। एकादश भाव में बैठा राहु आपको चारों ओर से सुख समाचार प्राप्त करवाएगा, धन लाभ होगा, आपको अपने बड़े भाई से भी फायदा मिलने के चांसेस रहेंगे, उनकी हेल्प से भी आप धन अर्जित कर सकते हैं। एकादश भाव में बैठा राहु आपके कॉन्फिडेंस में, आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। तो वृषभ राशि के लिए एकादश भाव का राहु अत्यधिक उत्तम रिजल्ट लेकर आ रहा है 456 दिन के लिए। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि जिसके लिए राहु दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव में राहु का गोचर बहुत ही उत्तम माना गया है। राहु दशम भाव में प्रोफेशन में एलिवेशन कर देता है, यानी आपके व्यवसाय में वृद्धि कर देता है। चारों तरफ से व्यवसाय में वृद्धि होने के आपको समाचार मिलते हैं। आपकी बुद्धि व्यवसाय को बढ़ाने में ही लगी रह जाती है। आप हर समय यही सोचते हैं कि व्यवसाय को कैसे बढ़ाया जाए। व्यवसाय और सोशल लाइफ में आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि दशम भाव में बैठकर राहु आपके चतुर्थ भाव को देखता है, आपके फैमिली के सुखों को देखता है। तो फैमिली में और व्यवसाय में आपको बैलेंस बना के चलना होगा, नहीं तो फैमिली में और व्यवसाय में आपसी टकराव शुरू हो सकता है। कोई भी काम करने से पहले जल्दबाजी ना करें, क्योंकि राहु आदमी को प्रेरित करता है डिसीजन लेने के लिए, उत्साहित करता है कि आप ये डिसीजन लें, लेकिन जल्दबाजी ना करें। कोई भी व्यवसाय से संबंधित डिसीजन लेने से पहले उसे कई बार सोचें, समझें और उसके नेगेटिव और पॉजिटिव परिणामों का एनालिसिस करें और उसके बाद ही इसका निर्णय लें। आपको हमेशा अपने थॉट्स को बैलेंस करके चलना होगा। थॉट्स बैलेंसिंग मीन्स राहु आपको कुछ प्रेरित करेगा करने के लिए, और आपको वो करना है या नहीं करना है उस पर कई बार सोचें। घर में और काम में हमेशा बैलेंस करके चलें, तो राहु आपको कई लेवल तक ऊपर ले जाएगा आपके व्यवसाय में। राहु व्यवसाय में कंपटीशन भी जितवाएगा आपको। जो भी कॉम्पिटिटिव नेचर का व्यवसाय है उसमें आपको निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगी। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए राहु नवम भाव में गोचर कर रहा है, और नवम भाव का गोचर राहु का बहुत अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि नवम भाव जो है हमारी लाइफ का या हमारी कुंडली का धर्म त्रिकोण का अंतिम भाव है। इस भाव में बैठकर राहु धर्म से आपको दूर करने का प्रयास करता है। राहु एक मलेच्छ प्लैनेट है और वह धर्म के स्थान पर आ गया है, जिसके कारण आप धर्म से, अपने पिता से, अपने सीनियर्स से, अपने गुरुओं से थोड़ा दूरी बना सकते हैं। उनसे आप डिस्टेंस मेंटेन करने का प्रयास करेंगे, उनसे दूर होने का प्रयास करेंगे। धर्म के प्रति आपकी रुचि थोड़ी कम होगी, धर्म में आपका विश्वास कम होगा। और नवम भाव का राहु पिता के स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम दे सकता है, आपके गुरुओं के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम दे सकता है, या आपकी फैमिली में जो एल्डर्स हैं, आपके दादा हैं या आपके फादर के बड़े भाई हैं, उनकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। नवम भाव का राहु निश्चित रूप से फॉरेन ट्रैवल कराता है, प्रोफेशन से संबंधित ट्रैवल कराता है और लाभ कराने का प्रयास भी करता है, लेकिन आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है, क्योंकि राहु
एक छाया ग्रह है और व्यक्ति की बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। अगर आप धर्म के प्रति अपना विचार, अपनी आस्था, निष्ठा रखते हैं और अपने गुरुओं का और अपने बड़ों का आदर करते हैं तो निश्चित रूप से राहु आपको अच्छे परिणाम देने में सक्षम रहेगा। लेकिन राहु व्यक्ति को हमेशा पथभ्रष्ट करने का प्रयास करता है। अब आपको अपनी बुद्धि और विवेक को यूज करना है और देखना है कि आपको पथभ्रष्ट होना है या अपने धर्म के और रिलीजन के पाथ पर चलकर आगे बढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए राहु अष्टम भाव में गोचर कर रहा है और अष्टम भाव राहु के लिए बहुत अच्छा, क्या बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है। जैसा कि हम जानते हैं हर भाव की अपनी कुछ ऊर्जाएं होती हैं, उसके कारकत्व होते हैं, उसके परिणाम होते हैं। और अगर आपकी दशाएं पॉजिटिव चल रही हैं तो आप अष्टम भाव के जो कारकत्व हैं या उसकी जो ऊर्जाएं हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, उनका यूज करके आप राहु का पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप R&D, क्योंकि अष्टम भाव हमारा रिसर्च का है, तो अगर आप रिसर्च की फील्ड में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में, मेडिटेशन की फील्ड में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिल सकता है। राहु रिस्क लेने के लिए प्रेरित करता है। राहु क्योंकि छाया ग्रह है, पहले भी मैंने बताया आपको कि यह मति भ्रष्ट करने का प्रयास करता है, तो आपको रिस्क लेने के लिए प्रेरित करेगा। अष्टम भाव जुआ खेलने का भाव है, स्पेक्यूलेशन का भाव है, यहाँ शेयर मार्केट में पैसा लगाने का भाव है। आपको उत्साहित करेगा राहु कि आप इसकी तरफ जाएं, शॉर्टकट में पैसा कमाने का प्रयास करें। तो आपको अपनी बुद्धि का और विवेक का यूज करके आपको सोचना है कि आपके राहु के जाल में फंसना है या नहीं फंसना है। हमेशा राहु आपको रिस्क लेने के लिए प्रेरित करता रहेगा। अष्टम भाव आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी देता है, क्रॉनिक डिजीजेस भी देता है, तो उसमें आपको अपनी डाइट का कंट्रोल करना है, आपको अपना मेडिटेशन पे कंट्रोल करना है, मेडिटेशन रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, योगा रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अष्टम भाव हमारा अकल्ट साइंसेस का भी है। तो अगर आप इन फील्ड्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलता है। अष्टम भाव के राहु के समय आप ज्योतिष सीखने का भी प्रयास कर सकते हैं और आपको ससुराल पक्ष से भी कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो यह था सिंह राशि का विश्लेषण। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए राहु सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। सप्तम भाव काम और इच्छा पूर्ति का भाव है। भ्रमित करता है राहु, जैसा हमें पहले भी बताया आपको कि राहु बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की ओर आपको प्रेरित कर सकता है, पार्टनरशिप या गलत पार्टनरशिप की ओर आपको प्रेरित कर सकता है, इच्छाओं को पूरा करने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको शॉर्टकट अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ इन्वॉल्व होना है या नहीं होना है, यह आपका निर्णय है, क्योंकि आफ्टरवर्ड्स जो उसके परिणाम आने वाले हैं उसको आपको सोचना होगा। तो यह था कन्या राशि का राहु का गोचर या कन्या लगन का राहु का गोचर, जो मीन राशि में उससे सप्तम भाव में हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला लगन के जो जातक हैं उनके लिए राहु का गोचर छठे भाव में होने जा रहा है। छठे भाव का गोचर चंद्र राशि से या लगन से, दोनों से अति उत्तम माना गया है। तुला राशि जो काल पुरुष की सप्तम राशि है और राहु गोचर कर रहा है छठे भाव में। छठा भाव हमारा रोग, ऋण, शत्रु का है। तो राहु छठे भाव में बैठकर शत्रु हंता योग बनाता है, आपके शत्रुओं का नाश कर देता है। छठे भाव में बैठकर राहु छठे भाव के जितने भी कारकत्व हैं उनका नाश करता है, उनसे आपको छुटकारा दिलाता है। यदि कोई तुला लगन का व्यक्ति बीमार चल रहा है तो निश्चित रूप से वह स्वस्थ होने की ओर आगे बढ़ेगा। शत्रुओं से आपको छुटकारा मिलेगा,
और यदि आपका कोई ऋण चल रहा है, लोन चल रहा है, तो वह भी आप समाप्त कर पाएंगे। छठे भाव में बैठा राहु आपको विदेश यात्रा की ओर प्रेरित कर सकता है, स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट ला सकता है, व्यवसाय में वृद्धि कर सकता है, व्यवसाय से संबंधित आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, सोसाइटी में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है और सभी प्रकार के कंपटीशन में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। जितने भी कंपटीशन हैं, कॉम्पिटिटिव नेचर के एग्जाम्स हैं, अगर तुला लगन के जातक इसको दे रहे हैं तो 30 अक्टूबर से लेकर और 18 मई 2025 तक उनको सफलता मिलना निश्चित है। तो निश्चित रूप से राहु के गोचर का लाभ उठाएं, और यदि आपकी दशा भी फेवरेबल चल रही है तो राहु आपके लिए 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, यह मुहावरा आपके लिए सत्य सिद्ध होने जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए राहु पंचम भाव में गोचर कर रहा है। राहु का धर्म त्रिकोण में जाना भ्रम उत्पन्न करता है, धर्म के प्रति भ्रम आता है, आपके मन में भ्रम उत्पन्न होगा कि धर्म होता भी है या नहीं होता है, क्या धर्म सत्य है, क्या धर्म पर विश्वास किया जा सकता है, क्या एजुकेशन पे अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप अपनी सब्जेक्ट से हटकर दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राहु आपको अनकन्वेंशनल स्टडीज की ओर प्रेरित करेगा। पंचम भाव हमारा एजुकेशन का है, लर्निंग का है, इंटेलिजेंस का है। अनकन्वेंशनल लर्निंग की ओर आपको लेकर जाएगा। जो सब्जेक्ट आपके एजुकेशन के हैं उनसे आपको दूर रखेगा और कुछ अलग सब्जेक्ट की ओर आपको प्रेरित करेगा। राहु अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट है, बृहस्पति से दृष्ट है, तो निश्चित रूप से आपको धन लाभ कराएगा। आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। आपके बड़े भाई या आपके मित्रों की सहायता से आपको धन लाभ होगा। अगर राहु बृहस्पति से दृष्ट है तो निश्चित रूप से आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी या संतान से आपको कुछ शुभ समाचार प्राप्त होगा और निश्चित रूप से आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राहु चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। चतुर्थ भाव जो हमारे लग्जरीज का भाव है, हमारा सुख स्थान है, हमारी मदर का भाव है। तो राहु चतुर्थ भाव में बैठकर सुखों में वृद्धि करता है, लग्जरीज का एक्सपेंशन करता है, सुख साधनों को प्राप्त करने के लिए आप प्रयास करते हैं। आप हमेशा इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि आपको अपनी फैमिली के लिए सुख साधनों को जुटाना है, अपने परिवार के साथ आपको समय व्यतीत करना है, आपको बैलेंसिंग करनी होगी अपने व्यवसाय में और अपने परिवार में। समय आपको बैलेंस करना पड़ेगा, आपको अपने परिवार के लिए और अपने करियर के लिए। यदि चतुर्थ भाव के ऊपर आपके बर्थ चार्ट में बृहस्पति दृष्टि दे रहा है तो आपको यह नया घर दे सकता है, नई गाड़ी दे सकता है, सुख साधनों में वृद्धि दे सकता है। लेकिन चतुर्थ भाव में बैठा राहु मदर की हेल्थ को खराब करता है, तो इसके ऊपर आप निश्चित रूप से थोड़ा ध्यान दें। अब हम बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए राहु तृतीय भाव में गोचर कर रहा है और तीसरे भाव में गोचर चंद्रमा से हो या लग्न से हो, दोनों से ही बहुत उत्तम माना गया है। अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है तो समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा हो गया है। चारों ओर से आपको शुभ समाचार मिलेंगे, चारों ओर से आपकी नाम मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके कम्युनिकेशन लेवल में इम्प्रूवमेंट आएगी, आपका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अधिक इम्प्रेसिव होगा और राहु आपके अंदर नए नए शब्दों को बोलने के लिए प्रेरणा भरेगा। ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करेंगे या ऐसे वर्ड्स को आप यूज़ करेंगे कि आपको सोसाइटी में लोग आपकी ओर आकर्षित होते चले जाएंगे। आप तृतीय भाव के राहु से नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा। जो लोग आर्ट की फील्ड में हैं, म्यूज़िक की फील्ड में हैं, कम्युनिकेशन में हैं या ट्रैवलिंग की फील्ड में हैं,
क्योंकि राहु ट्रैवलिंग भी है, राहु कम्युनिकेशन है। तो राहु मोटिवेट करता है व्यक्ति को ट्रैवलिंग के लिए। जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनको बहुत अधिक लाभ मिल सकता है, और जो ट्रैवल एजेंट नहीं है, राहु उनको छोटे छोटे ट्रैवलिंग पिकनिक पर जाना या ट्रैवलिंग टूर्स पे जाने के लिए प्रेरित कर सकता है। राहु जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर हैं उन्हें बहुत अधिक लाभ दे सकता है। राहु आपके यंगर कोबॉन्स के लिए बहुत लाभदायक है, बहुत ही फेवरेबल रिजल्ट देने जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि जिसके लिए राहु द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है। द्वितीय भाव का राहु बहुत अच्छा नहीं माना गया है। द्वितीय भाव का राहु व्यक्ति को उग्र स्वभाव का बना देता है, उसकी वाणी में उग्रता आ जाती है, एग्रेसिवनेस होती है उसकी स्पीच में। उसकी वाणी के कारण या उसकी उग्र वाणी के कारण उसके कुटुंब में कलह उत्पन्न होने लगती है। कुंभ राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें, उसे कंट्रोल रखें और अपने बोलने पर संयम रखें। ऐसी स्थिति में राहु फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दे सकता है। यदि आपकी दशा फेवरेबल नहीं चल रही है तो वह आपके लिए धन की हानि भी करवा सकता है, और यदि दशा फेवरेबल चल रही है तो धन वर्षा भी कर सकता है। आपको उत्तरदायित्व लेने के लिए और प्रेरित कर सकता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो द्वितीय भाव का राहु के लिए आपको अपने माइंड को यूज करना है, क्योंकि राहु यहाँ मीन राशि में है, और मीन राशि का राहु हमेशा व्यक्ति को प्रेरित करता है बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए। लेकिन बृहस्पति की राशि है तो आप अपने माइंड का यूज करके उसको कैसे पॉजिटिव वे में यूज किया जा सकता है आपको प्रयोग करना है। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि में राहु, और वो भी लगन में, बहुत उत्तम स्थिति है। व्यक्ति के अंदर अत्यधिक कॉन्फिडेंस होता है, अत्यधिक पराक्रम होता है, और सोसाइटी में उसकी एक इमेज होती है। अत्यधिक या ज़्यादा कॉन्फिडेंस होने के कारण कई बार वह बोल्ड डिसीजन ले सकता है, और कई बार वह गलत डिसीजन ले भी लेता है, और फिर उसे बाद में पछताना पड़ता है। क्योंकि राहु हमेशा, मैंने पहले भी बताया आपको कि राहु मति भ्रष्ट कर सकता है, आपको इमेजिनेशन की ओर ले जा सकता है। आप फ्यूचर के प्लानिंग बनाने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, और राहु उसके लिए आपको बहुत अधिक प्रेरित करेगा। लेकिन उसके लिए आपको सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि राहु जो भी रिजल्ट देता है हमेशा अनएक्सपेक्टेड देता है, आदमी की मति को भ्रष्ट कर देता है, सेल्फ मोटिवेट करता है व्यक्ति को। और लगन में बैठा राहु अपने जीवन साथी के साथ मनमुटाव भी उत्पन्न करता है, भटकाव देता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की ओर प्रेरित करता है। तो आपको थोड़ा सोचना है। अगर इसी राहु के ऊपर पंचम भाव या नवम भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो समझ लीजिए कि राहु कंट्रोल में रहता है और अत्यधिक शुभ समाचार देने के लिए या शुभ रिजल्ट देने के लिए आपको प्रेरित करता है। लगन में बैठे मीन राशि के राहु से आपको शुभ रिजल्ट प्राप्त करने के लिए रोज अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, रोज मंदिर में जाएं, जिससे राहु के कोई भी नेगेटिव परिणाम हो तो उनसे बचा जा सके। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको राहु के इस 1.5 वर्ष के पीरियड में क्या क्या उपाय कर लेने चाहिए। यह उपाय सबके लिए एप्लीकेबल होंगे। सबसे पहले, रात को खाना खाने के बाद आप अपनी थाली में थोड़ी सी रोटी बचाकर कुत्तों को डालें, जिससे राहु प्रसन्न होता है। अगर आप कुत्ते को प्रसन्न रखते हैं तो राहु प्रसन्न होता है। अगर आप रोज मंदिर जाते हैं, मंदिर के आगे माथा टेकते हैं, मंदिर के आगे से निकलते हुए प्रणाम करके निकलते हैं, तो निश्चित रूप से राहु प्रसन्न होता है। अगर आप मंदिर में दिया जलाते हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो राहु
प्रसन्न होता है। आप धर्म का पालन करते हैं, कोई भी अधार्मिक कृत्य आप नहीं करते तो राहु प्रसन्न होता है। और राहु के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है कि दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करें या किसी भी फॉर्म में माँ दुर्गा की अर्चना करें, तो राहु आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा और इस राहु के गोचर से आप पॉजिटिव रिजल्ट या शुभ परिणाम आप प्राप्त कर पाएंगे। तो यह था राहु का मीन राशि में गोचर 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक, यानी 456 दिन के लिए। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा इस पे कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने मित्रों में भी इसे शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार।